सब बढ़िया एकदम झकास। ऐसे रहना है। आप अपन बात करेंगे लेटर मुगल की, जिसमें पहले अपन ने पढ़ लिया था बहादुर शाह है, जहांगीर शाह है, उसका बेटा आया फरूख सैयद आया, रफ़ीउद्दर्जाद रफ़ीउद्दौला है, मोहम्मद शाह रंगीला आया। इन सब के बारे में अपन ने ब्रीफ में पढ़ लिया था। अब अपन चालू करेंगे अहमद खान के बारे में। अहमद खान एकमात्र ऐसा राजा था जिसके काम में, जैसे जहांगीर शाह के टाइम पे लाल कवर इंटरफेयर कर रही थी गवर्नेंस वर्क में, ऐसे यहाँ पे उदय बाई थी जो कि इंटरफेयर कर रही थी गवर्नेंस वर्क में। भाई उसने तो लड़की से ही प्यार करा था, लाल कवर से ही, उससे शादी करी थी। इसने भी लड़की से प्यार करा, लेकिन लड़की से तो प्यार तो करा ही करा, लेकिन ट्रांसजेंडर से भी कर बैठा। जावेद खान ट्रांसजेंडर था, जो भी वो भी इंटरफेयर करता था गवर्नेंस वर्क में। अब इंटरफेयर जब ये भी करती है, ये भी कर रहा है गवर्नेंस वर्क में, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो भी आप पता लगा सकते हो। ये तो इसकी लवर थी, ये कौन था? ऐसे आम आदमी को तो कोई भी अपने पास में बिठा के गवर्नेंस वर्क में काम करने नहीं देगा भाई। ये भी कुछ ना कुछ था ही उसका, तभी उसके काम में दखलंदाजी कर रहा था। तो अहमद खान के इंटरफेयर कर कौन करता है? उदय भाई और जावेद खान इंटरफेयर करता है। अब अहमद खान का इतना कोई अच्छा टाइम रहा नहीं था, ये ना तो कुछ ज़्यादा काम करता था, कुछ नहीं करता था। इमादुल मुल्क ने इसको अपने जगह से हटाया कि भैया तू हट, हो गया तेरा टाइम खत्म। इसको वहां से हटा के जेल में, सलिंगढ़ फोर्ट की जेल में बंद कर दिया और अंधा कर दिया। गंगाजल पिक्चर में हर किसी की आंख फोड़ने में लगे हुए थे ना, सबके सब। इसी में ही अहमद खान के बाद के जितने भी राजा ना, सबकी आंखें फोड़ी, सबकी आंखें फोड़ के अंधा कर देते। कोई भी बात हो कि भाई राजा सही से काम नहीं कर रहा, आंखें फोड़ो भाई इसकी। कोई कुछ ज्यादा बोल दिया, आंखें फोड़ो। जैसे शाह आलम घूर के देखा, जिसमें इसकी आंखें फोड़ दी। आलमगीर सेकंड की भी आंखें फोड़ दी, अहमद खान की भी आंखें फोड़ दी। अब जब ये इमादुल मुल्क ने इसको हटा के, इमादुल मुल्क जो था वो वजीर था मुगल एम्पायर का, वजीर फाइनेंस मिनिस्टर था। इमादुल मुल्क ने इसको हटा के वापस ये राजा बन गया, इमादुल मुल्क मुगल एम्पायर बन गया। अब ये जब मुगल एम्पायर बना, तो उसके बाद में राजा अहमद खान के बाद में राजा आलमगीर सेकंड। अब इमादुल मुल्क का जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ज्यादा था कि इससे कोई लड़ेगा तो वो मरेगा। आलमगीर सेकंड ने यही गलती कर दी कि इसने इमादुल मुल्क से जाके ये बोल दी कि भाई राजा तू नहीं, राजा मेरे को बनना है, और तेरे को चाहिए युद्ध करना तो तू मेरे से युद्ध कर ले। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें आलमगीर सेकंड भी मारा जाता है। इसकी भी आंखें फोड़ फोड़ के, इसको भी तड़पा के मारा, इसको भी आंखें फोड़ के जेल में बंद करा, इसको भी तड़पा के मारा। इसके बाद में राजा देखा कि भाई इमादुल मुल्क ने, भाई राजा कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसका तो टाइम, इमादुल मुल्क का भी टाइम खत्म होने वाला था। भाई ऐसा राजा ढूंढो जो रंगीला की तरह ज्यादा टाइम तक टिका रहे, और रंगीला की तरह ही सीधा साधा सा हो। लेकिन रंगीला सीधा सीधा नहीं था, दिखता सीधा था, लेकिन दिमाग बहुत था उसमें। सैयद बंधुओं को मरवा देता चिनकलीस खान की मदद से। एंड में रंगीला की भी हालत शाह आलम जैसी हुई थी, चिनकलीस खान और ये सब मिलके मारते थे उसको पूरी तरह। मुगल एम्पायर छोटा सा हो गया था रंगीला के टाइम पे, सबने अलग अलग रियासतें अपनी सब अलग अलग कर ली थी। बंगाल हैदराबाद चिनकलीस खान ने अलग कर लिया, बंगाल शहादतुल मुल्क मुर्शिद कुली खान ने कर्नाटक और ये सारी चीजें अलग अलग कर दी। बदन सिंह जो था इसने भरतपुर को अलग कर लिया। ऐसे अलग कर कुरा लिया, तो ये सारे राजा अपनी अपनी चलाते थे हुकूमत। इसी में छोटा सा मुगल एम्पायर है, इसमें रंगीला रंगीला बात सुनता नहीं था, तो उसको भी मार दिखाता था, चांटे पड़ते थे उसके भी। शाह आलम के पड़ते, शाह आलम को राजा बनाया। शाह आलम को जब राजा बनाया तो उस टाइम पे युद्ध चल रहा था पानीपत का। पानीपत की युद्ध में शाह आलम की तरफ से कोई था नहीं, तो शाह आलम ने मराठाओं को अप्रोच करा कि मराठा आप आओ और हमारी तरफ से लड़ो। सामने की तरफ था अहमद शाह अब्दाली, संजय दत्त आया था सामने लड़ने के लिए। पानीपत पिक्चर में अहमद शाह अब्दाली संजय दत्त ही होता है, संजय दत्त आया लड़ने के लिए। इसमें अर्जुन कपूर मराठाओं की तरफ से लड़ रहे हैं, मुगलों की तरफ से अर्जुन कपूर लड़ रहा है। अहमद शाह अब्दाली की सेना इतनी बड़ी थी कि मराठा उस युद्ध में मात खा जाते हैं और मुगल एम्पायर हार जाता है। हारने के बाद अहमद शाह आता है, लूटपाट करके चला जाता है। शाह आलम के वही चांटे पढ़ना बरकरार रहते हैं, इसके पढ़ते ही रहता है। जब कोई आता है वहां पर उससे मिलने के लिए, तब जाके सब देखते हैं कि नहीं राजा से कोई मिलना है तो ये अभी इस टाइम पे इसकी इज्जत कर लो। तो ये देखता था कोई मेरे से मिलने आए तो उसको थोड़े टाइम ज्यादा देर के लिए रोक लूं, ताकि मेरा छोरा के गाल में जो चाटे खा खा के सूख जाता है गाल, कि भाई गाल को थोड़ा आराम तो मिले। भाई कोई आधे घंटे के लिए मिलने आ रहा है तो आधा घंटा और रुक जा भाई, थोड़ा मेरे गाल को आराम तो मिल जाए।
जैसे ही वो जाए वैसे ही उसके रिपोर्ट पढ़ना वापस चालू। तो इस सब चीज से परेशान होके शाह आलम ने एक दिन कहा कि मेरे को शिकार पे जाना है। तो इस शिकार पे वहां से निकलता है, निकल के जाके इलाहाबाद जाके रहने लग जाता है। इलाहाबाद जाके रहने लग गया। अब वहीं पर ये कई साल तक वहीं पर ही रहा। तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद गई, वहाँ पे सब राजाओं से अपनी संधियाँ करी। संधियाँ करने के बाद में वहाँ पे जब ये शाह आलम रहा तो इलाहाबाद में इसने वहाँ पे अंग्रेजों से पेंशन लेना चालू कर दिया। पेंशन लेना चालू करा तो 1772 में महादजी सिंधिया इनको वापस से एस्टेब्लिश करता है, दिल्ली में वापस लेके आता है, वापस लाता है, वापस गद्दी पे बिठाता है और कह के जाता है कि इसको अब कोई भी मारना मत, क्योंकि इसके पीछे मैं खड़ा हूँ। साल 1.5 साल बीतता है, महादजी सिंधिया का भी जो उसने भी अंग्रेजों के साथ में संधियाँ हो जाती है। उस टाइम पे अंग्रेजों का राज चलता है। सब कहते हैं महादजी सिंधिया ने भी संधि कर ली। तो महादजी सिंधिया का इतना इन्फ्लुएंस रहा नहीं। तो भाई वापस से शाह आलम के रेपट पढ़ना चालू हो जाते हैं। शाह आलम बोलता है लेकिन कि मारो मत वरना सिंधिया साहब से कह दूंगा। कह रहे सिंधिया हुआ क्या हुआ, मम्मी होगी तेरी। जब देखो जब मम्मी से बोल दूंगा, मम्मी से बोल दूंगा, सिंधिया से बोल दूंगा। चुपचाप बैठा रहे और मार खाता है। तेरा काम है मार खाना, तू मार खाएगा। वह उसके रेपट पढ़ना बरकरार। इसी टाइम पे बक्सर का भी युद्ध होता है जिसमें शाह आलम साथ देता है, क्योंकि ये यहाँ से निकल के अवध भी जाता है। अवध में सुजाउद्दौला, मीर जाफर और ये तीनों साथ में रहते हैं। सामने रहते हैं ब्रिटिशर्स, जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से होता है हेक्टर मुनरो। इसका पूरा का पूरा बक्सर का युद्ध जो भी है, क्या हुआ था बक्सर के युद्ध में, कैसे वहां पे चले गए, पूरा जो दो जने जब उनके खेमे में चल जाते हैं, शाह आलम और सुजाउद्दौला, ये दोनों जब चल जाते हैं तो ये पता लग जाता है कि बंगाल और अपना मुगल एम्पायर ये पूरा का पूरा अपने कब्जे में आ गया। तो मतलब अंग्रेजों ने आधा हिंदुस्तान जीत लिया था। तो ये पूरा अपन बंगाल जब पढ़ेंगे, इसकी अगली जो वीडियो आएगी वो बंगाल की है, उसमें अपन इस बक्सर की युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो 1772 में महादजी सिंधिया इसको वापस एस्टेब्लिश करता है। 88 में इनसे एक मिलने आता है शाह आलम से, रोहिला लीडर जिनका नाम था गुलाम कादिर, ये मिलने आते हैं, ये सामने बैठते हैं, बातचीत होती है इनके बीच में बातचीत होती है। ऐसी कुछ गर्मा गर्मी हो जाती है तो रोहिला लीडर सामने घूर के देखता है शाह आलम को। शाह आलम कहता है आंखें नीची कर, राजा बैठा तेरे सामने, कोई आम आदमी नहीं बैठा। गुलाम बोलता है कि राजा बैठा है तो होगा तू कहीं का राजा, मेरे लिए तू राजा नहीं है, तू आंखें नीची कर। शाह आलम अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है कि भाई 4 जने सामने तो खड़े हैं, तो बचा लेंगे मेरे को, अगर मारेगा भी सही तो, क्योंकि इसको पता था अपना तो काम है भाई, चांटे तो अपन खाते ही खाते हैं। तो शाह आलम बोलता है कि तू आंखें नीची कर, राजा मैं हूँ, तू नहीं, आंखें नीची कर। इस चीज को देख के गुलाम का दिमाग सरकता है बहुत बुरी तरह। इसका जो पोडियम पे चढ़ता है, चढ़ के उसको अपनी तरफ खींचता है, खींच के उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। दोनों आंखें फोड़ता है, फोड़ने के बाद वो अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाता है। शाह आलम को कुछ पता ही नहीं लगता मेरे साथ में क्या हो गया, बॉडीगार्ड चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हैं उसको। लेकिन फिर बाद में गुलाम बोलता है कि देख भाई तू भाई है अपना, लेकिन तू ऐसे घूर के देख रहा था ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, इसलिए तेरी आंखें फोड़ दी। कि यार आंखें फोड़ने की क्या जरूरत आ रही। तो आंखें फोड़ने के बाद में शाह आलम का इतना बुरा हो गया था ना, तो ये मरा, और आंखें फोड़ने के बाद भी इसको सब चांटे चांटे मारते थे। जो भी आता जो इसको गुस्सा निकालता, जो आता जो इसके ऊपर गुस्सा निकालता। ये बोलते हैं यार आंखें होने का रोशनी मतलब दिखता है ना किसी को तो फायदा तो होता है। सबने पूछा भाई कैसा फायदा हो रहा है तेरे को, कि ये पता तो रहता है सामने वाला मार कौन रहा है, ऐसे जो आ रहा है जो ही मार रहा है मेरे को पता ही नहीं लग रहा। मैं बोल रहा हूँ अच्छा तू वो है ना, कि नहीं नहीं मैं वो नहीं वो हूँ, पता ही नहीं लगता, सामने वाले की शक्ल तो दिखती है, हाँ भाई इसने मेरे को चांटा मारा, अभी दूसरी बार आएगा मारने तो मैं इसको मना कर दूँ कि नहीं तूने मार लिया, तू जाए। अब शाह आलम की आंखें फोड़ देते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं इसको। इसी टाइम पे थोड़े टाइम बाद 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है संधि कर लेती है, वो कैप्चर कर लेती है दिल्ली को। दिल्ली को जब कैप्चर करती है तो शाह आलम से बोलती कि मैं तुम, शाह आलम से अंधा तो हो ही गया था बेचारा, इसको लग ही रहा था कि भाई कोई ना कोई तो आए, जैसे ब्रिटिशर्स से मैं इलाहाबाद में जो है पैसा लेता था, ऐसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आके कैप्चर कर लो, अंधा तो हुई भाई मेरे को पेंशन ही दे देना। तो शाह आलम की तरफ ब्रिटिशर्स हाथ बढ़ाते हैं कि भाई तेरे को हम पेंशन दे देंगे, तो अपने हिसाब से रहे, तेरे को जैसे रहना है। इन्होंने कहा बस मैं तो यही चाहता था, तुम भगवान पहले क्यों नहीं आए मेरे पास में, मैं तो चाहिए रहता आप आओ और मेरे को पेंशन दो ताकि मैं आराम से रहूँ, मैं चाटे खा खा के परेशान हो गया।
लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन ये जो है, ये जो मेरे जो आगे पीछे घूमते हैं ना, इनको सबको भगाते हैं यहाँ से। कि वो तो हमने भगा ही दिया उनको, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा राज चलेगा। दिल्ली में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलेगा, और हम तेरे को पेंशन देंगे कि बस मैं तो चाहिए रहता भगवान, आप जैसा बोलोगे मैं तो वहाँ रह लूँगा और वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। अंदर तो वही सही, क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, रोटियाँ खा के अपने मस्त हो जाएंगे। तो शाह आलम को कैप्चर, जब ईस्ट 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करती है, शाह आलम को पेंशन देती है, और ऐसे पेंशन ले लेके एक दिन शाह आलम की भी मृत्यु हो जाती है। शाह आलम के बाद राजा बनता है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड एकमात्र ऐसा राजा था जो कि ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में राजा बना था। लेकिन जब ये प्रोटेक्शन में राजा बना तो इसकी पेंशन बहुत कम, राज चला नहीं सकता अपना, कुछ अधिकार थे इसके पास में लेकिन उन अधिकारों को कोई फायदा नहीं था। तो इनसे मिलते राजा राम मोहन रॉय। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी राम मोहन रॉय जी को। वो क्यों दी थी, ये इनसे मिलने आते हैं, इनके दरबार में आते हैं मिलने के लिए, मिलते हैं कि हाँ भाई ठीक है साहब, क्या हाल है आपके, क्या नहीं है। अकबर सेकंड बोलते हैं बस साहब बढ़िया है, बस चल रही है, दाल रोटी चल रही है। कि ऐसा क्यों, कि भाई पेंशन कम मिलती है और हमारे राज तो हम नाम भर के बराबर ही है कि भाई हमारा राज है, बाकी राज तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वो पेंशन देते हैं जिसमें गुजारा कर लेते हैं। तो भाई पेंशन की जो बात है, आप एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखते ब्रिटिश क्राउन को कि भाई हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। कि साहब मैंने बहुत एप्लीकेशन लिखी लेकिन एप्लीकेशन का जवाब आज दिन तक नहीं आया। तो आप वहाँ पे जाके ब्रिटिश क्राउन से मिल लो, क्योंकि एक राजा का दुख, एक क्राउन का दुख क्राउन ही समझ सकता है कि कैसे जाऊं यहाँ पे सब चीज छोड़ के, मैं कैसे जा सकता हूँ। या तो आप किसी को भेज दो, राम मोहन रॉय जी ने बोली किसी को भेज दो आप, जो कि आपके बिहाफ में वहां चला जाए, कि भाई आपकी अंग्रेजों से ज्यादा बनती है तो क्यों ना आप ही चल जाओ मेरी तरफ से। राम मोहन रॉय जी ने बोली कि भाई मैं आम आदमी, मैं वहां पे जाऊंगा और ब्रिटिश क्राउन आम आदमी से मिलते नहीं है। कि सारे अधिकार तो मेरे पास, ज्यादा अधिकार तो नहीं, लेकिन एक अधिकार है, मैं किसी को भी कुछ भी टाइटल दे सकता हूँ और वो टाइटल उसके ही रहेगा। तो मैं आपको राजा की उपाधि देता हूँ, राजा का टाइटल देता हूँ, कि जब आप एप्लीकेशन में लिखोगे कि भाई इंडिया की तरफ से आए राजा राम मोहन रॉय, तो जब वहां पे ट्रांसलेट होगा तो किंग राम मोहन रॉय इंडिया, फ्रॉम इंडिया, तो ब्रिटिश क्राउन आपसे मिल लेंगे। तो राजा राम मोहन जी ने बोले कि हाँ ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं। तो अकबर सेकंड जो इसकी जमा पूंजी थी वो लेके आता है, भाई कुछ पैसे लो और आप वहाँ पे जाओ हमारे बिहाफ में, और हमारी पेंशन जो बढ़ाने का वो आग्रह करो आप ब्रिटिश क्राउन से। तो राजा राम मोहन जी ने बोले कि नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कि नहीं नहीं थोड़े बहुत तो हैं, जो रखो आप रखो और आप जाओ। ये वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं ब्रिटिश क्राउन के पास में। वहां पे पहुंच के उनकी बात तो रखते हैं, लेकिन वो बात होती ही नहीं होती। लेकिन इसी टाइम पे राम मोहन रॉय जी इंग्लैंड पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में पेंशन की मांग रखते हैं, और वहां पे पेंशन की मांग कर बात कुछ ज़्यादा चलती है, वहां पे थोड़ी देर घूमते हैं और वहीं पर ही राम मोहन रॉय जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है वो होती है ब्रिस्टल स्कॉटलैंड में, इनकी मृत्यु हो जाती है राम मोहन रॉय जी। अकबर सेकंड का टाइम हो गया खत्म। अकबर सेकंड का भी पेंशन को बढ़ाते बढ़ाने के चक्कर में ही इनका भी, ये खुद बढ़ गए, ये भी चल बसे, भगवान को प्यारे ये भी हो गए। इनके बाद में राजा बनते हैं बहादुर शाह जफर। वो बहादुर शाह जफर जिनके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि बोलते थे दिल्ली चलो। इन 1857 की क्रांति में सबका एक ही नारा था, दिल्ली चलो। दिल्ली में किसके पास में जाना, बहादुर शाह जफर। ये वही बहादुर शाह जफर है जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था। ये सब चीज को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने एक किताब भी लिखी थी, जिनकी किताब का नाम था जफर। बहादुर शाह जफर नाम है, उनकी किताब का नाम भी जफर है। इन्होंने पार्टिसिपेट करा था 1857 की क्रांति में, और अंग्रेज इनसे परेशान हो गए कि भाई जो भी बोले दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो। दिल्ली में है कौन, दिल्ली में है बहादुर शाह जफर, लाल किले में बैठा है भाई। तो अंग्रेज वहां पे पहुंचते हैं लाल किला में, उसको वहां से उसके पद से हटाते हैं और उसको रंगून भेज देते हैं। रंगून कहाँ पे, म्यांमार। म्यांमार में भेज देते हैं, वहां पे उसको हाउस अरेस्ट करके रखते हैं, वहीं पर ही उसकी मृत्यु होती है रंगून में ही। इसका एक बेटा होता है, जिसके बेटे से अंग्रेज बोलते थे कि बाहर निकल के अगर तूने बोल दी कि तू बहादुर शाह जफर का बेटा है तो भाई हम तेरे को कहीं पर भी होगा ना ढूंढ के मारेंगे। तो वो बाहर निकलता है, उसके बेटे का क्या है क्या नहीं है वो किसी को भी नहीं पता, उसने बताया या फिर वो भी वहीं पर ही मर गया, ये किसी को भी नहीं पता।
तो ये पूरे लेटर मुगल के जो हैं वो होते हैं पूरे खत्म। लेकिन एक बात तो है कि भाई बहादुर शाह आया, बहादुर शाह जहांगीर शाह आया, लेकिन अहमद, इनके जो मृत्यु हुई वो थोड़ी आराम से, मतलब अपना राज करा इन्होंने, किसी ने मार दिया या फिर अपना राज करके ही मर गए। लेकिन अहमद शाह के बाद के जितने भी हैं सबकी आंखें फोड़ी है बहुत बुरी तरीके से, आंखें फोड़ फोड़ के मारा है इनको। तो लेटर मुगल होते हैं खत्म। अब अपन कल करेंगे पॉलिटी, इसके बाद में जो मॉडर्न की आएगी उसमें अपन चालू करेंगे बंगाल, सरफराज खान से चालू करेंगे बंगाल का। अब अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।